नमस्कार, मैं रूपेश माना आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे। आज मैं आप लोगों के समक्ष केमिस्ट्री का लेके आया हूं, अम्ल और क्षार सिद्धांत, एसिड बेस थ्योरी के लेके आया हूं, जो बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। खासकर अभी लेटेस्ट में जो नोटिफिकेशन आपका है, जो छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा है, छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट एग्जाम है एसीएफ रेंजर का, उसके लिए तो बहुत कारगर है, सिलेबस में भी है और छत्तीसगढ़ पीएससी प्री और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो अम्ल क्षार सिद्धांत पीएच स्केल के बारे में पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में जानना और आज आपका सारे का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यह वीडियो देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इससे पहले मैंने आयनिक साम्य का एक जो आयनिक इक्विलिब्रियम का मैंने एक वीडियो बनाया, उसको देख लीजिए, ताकि ये चीज सारा का सारा आपको कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केमिस्ट्री में सबसे इजी सब्जेक्ट अगर कोई होगा तो ये अम्ल क्षार सिद्धांत आपको होगा। और डेफिनेटली इसके सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीजों को मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा जो पहला वीडियो है उसको देख लीजिए। देखने के बाद इसको देखिए, इसको और इजी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज जानेंगे सिद्धांत के विषय पे हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। इसमें कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया है अम्ल क्षार के विषय पे, इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही पीएच स्केल के बारे में सब यहाँ पे चर्चा करेंगे। अगर हम देखते हैं अम्ल क्षार को अभी उसके अभिलक्षणों के आधार पर वर्गित, वो देखिए ये वर्गीकरण उतना कारगर नहीं है, तभी थोड़ा जान लीजिए, कई बार एग्जाम में भी पूछता है। तो जैसे अम्ल क्या होता है आप देखेंगे, अम्ल क्या, तो स्वाद में क्या होते हैं वो खट्टे होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। और जो याद रखिएगा, नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। कई बार एग्जाम में पूछा है, एसिड जो होता है नीला लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल कर देता है। ठीक है, वही क्षार की बात की जाए तो ये स्वाद में कैसे होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, है ना। और ये कहते हैं जो लाल लिटमस पेपर है इनको नीला कर देता है। ठीक है, इस तरीके से अभिलक्षण के आधार पर अगर वर्गीकृत तो किया जाना बहुत ही असंभव है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, इसके विषय पे हम चर्चा है। और सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं आर्हीनियस का सिद्धांत। तो जैसे कि आर्हीनियस का सिद्धांत है, आज जैसे हम लोग आयनन में पढ़ चुके हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं कि जो विद्युत अपघट्य का जो आयनन है उसके विषय में आर्हीनियस ने अपना सिद्धांत दिया था। उसी के आधार पर उन्होंने थोड़ा सा एक नियम प्रतिपादन किया, जिसको अम्ल और क्षार सिद्धांत लागू किया गया है उसके। तो उनका कहना था, आर्हीनियस का कहना था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिनके जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। जैसे आर्हीनियस से प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य के विषय पे उन्हें बताया था, कौन के प्रबल अम्ल होते हैं और क्षार होते हैं, इसके विषय बताया था। तो इसी में आखिर उन्होंने कहा कि अम्ल के मतलब वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में H+ आयन मिलता है हमको, वो अम्ल कहलाता है। और जिसके जलीय विलयन में OH हाइड्रोक्सिल आयन मिलता है वो क्षार कहलाता है। ठीक है, चाहे वो प्रबल विद्युत अपघट्य हो, चाहे वो दुर्बल विद्युत अपघट्य हो, है ना। तो इसके विषय पर आप देखते हैं किस तरीके से लेकिन इसकी सीमाएं हैं कि ये एक्वस सॉल्यूशन के लिए, यानी जलीय विलयन के लिए सिद्धांत कारगर है, लेकिन अजलीय विलयन या नॉन एक्वस सॉल्यूशन के लिए सिद्धांत फेल हो जाता है, इसकी सीमाएं लागू हो जाती है। तो हमेशा आर्हीनियस का सिद्धांत केवल जलीय विलयनों के लिए ही लागू होता है, इसे दिमाग में बैठा लीजिए। कभी एग्जाम पूछ सकते, सीमाएं के नॉन एक्वस सॉल्यूशन अजलीय विलयनों के लिए यह लागू नहीं होता, यह सिद्धांत फेल हो जाता है कहीं ना कहीं। ठीक, उसकी सीमाएं लागू, उसके विषय में हम डिटेल में आज चर्चा करेंगे। तो जैसे प्रबल विद्युत अपघट्य ले लेते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य ले लेते हैं, जैसे प्रबल अम्ल और क्षार ले लेते हैं, दुर्बल अम्ल और क्षार ले लेते हैं, देख लेते हैं उसके विषय में किस तरीके से। अगर हम यहाँ पे लेते हैं, अगर प्रबल अम्ल लेते हैं, प्रबल अम्ल उस समय मैंने बताया भी था आपको, प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं। आपका क्या होता है, यहाँ पे HCl होता है, HNO3 होता है, ठीक है, और क्या होता है आपका H2SO4। ये अम्ल या क्षार है, कैसे पता चलेगा इसका, जब हम लोग जलीय विलयन लेते हैं प्रबल, ठीक है। अब पता है प्रबल अम्ल, इनका आयनन क्या होता है, पूर्णतः जल में इनका आयनन पूर्णतः हो जाता है, ठीक है। तो जब HCl का हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, तो यह H और ये Cl- देता है। तो जो H, अब इस सिद्धांत के अनुसार हम ये कह सकते हैं, जो H+ देता है वो अम्ल कहलाता है। तो ये क्या है, ये अम्ल है। कौन सा अम्ल, प्रबल अम्ल। इसी के आगे पे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं HNO3, इसका भी एक सॉल्यूशन लेते हैं, जलीय विलयन लेते हैं। तो ये भी क्या होता है, HN देता है और NO3,
ठीक है, ये सब क्या है अपने पास, H प्लस दे रहा है, ये सब के सब अम्ल कहला रहे हैं। अब यहां पे देख लेते हैं H2SO4 2H प्लस, ठीक है, ये भी HN दे रहा है, ये सब क्या है, प्रबल अम्ल है। ठीक है, तो सिद्धांत लागू हो जाता है। इसी के विषय में हम लोग जैसे कि दुर्बल अम्ल लेते हैं। चलिए तो दुर्बल अम्ल बता देता हूं। ये सब अम्ल और क्षार के इसमें परिभाषा। दुर्बल अम्ल क्या है, इसका आयरन क्या पानी में आयरन होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है, इसमें एरो से दर्शाते हैं। ठीक है, इसका अगर हम लोग आयनन करेंगे जलीय विलीन में तो ये कैसा हो जाएगा, CH3, आयरन बहुत कम होता है लेकिन वो H प्लस आयन दे रहा है ना, तो ये भी क्या हो गया, ये हो गया अम्ल हो गया। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनके जलीय विलयन में हमको H धन आयन मिलता है। ये सिद्धांत को, ये प्रतिपाद, इस सिद्धांत, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार ये सही हो जाता है। ठीक है, अब हम क्षार के विषय पे पढ़ लेते हैं। क्षार जैसे प्रबल क्षार, प्रबल क्षार, क्षार क्या होते हैं देखिए, पता है ना, जिसके जलीय विलयन में OH आयन मिलते हैं वो क्षार कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रबल क्षार उस समय आपको याद भी होगा, मैं बताया भी था कि क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, इस तरीके से ये प्रबल क्षार होते हैं जिनका आयनन पूर्णता हो जाता है। इसका जलीय विलयन लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन लेंगे एक, तो क्या हो जाएगा, ये Na प्लस OH माइनस, तो ये भी क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, ये भी क्षार है। दूसरा हम लोग लेंगे KOH, इसका भी एक सॉल्यूशन लेंगे, तो यहां पे क्या होता है, ठीक है, इस तरीके से ये भी, तो ये क्या हो गया अपने पास, प्रबल क्षार, क्षार ही है, क्षार के परिभाषित करता है। अब एक बार देख लेते हैं दुर्बल, दुर्बल क्षार, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार होता है, इसका हम एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं, जलीय विलयन लेते हैं, तो ये NH4 प्लस और OH में इस तरीके से ये क्या हो जाता है। ठीक है, ये क्षार हो जाता है। और याद रखिए H प्लस आयन और OH माइनस आयन आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, H2 उदासीन अणु बनाते हैं, उदासीन अणु बनाते हैं। इस प्रकार आर्नियस ने जलीय विलयन में अम्लीय क्षार को तो परिभाषित करने में सफल हुआ, लेकिन नॉन एक्वस सॉल्यूशन में यानी अजलीय विलयन में समझाने में यह सिद्धांत क्या हो गया, विफल हो गया। अब थोड़ा हम यहाँ पे सीमाएं देख लेते हैं, इस सिद्धांत की क्या क्या सीमाएं हैं, इसके विषय पे हम लोग चर्चा करते हैं। आर्नियस सिद्धांत की सीमाएं क्या है, देखिए इसकी कुछ सीमाएं थी, ये बताना, जैसे कि आर्नियस ने नॉन एक्वस सॉल्यूशन में अजलीय विलयनों में अम्ल क्षार की व्याख्या करने में यह असमर्थ हो गया। तो क्या क्या इनकी सीमाएं थी, हाइड्रोजन आयन की प्रकृति, आपको पता है जो अम्ल में हम लोग हाइड्रोजन प्लस आयन मिलता है, प्रबल अम्ल दुर्बल, जो प्रबल अम्ल दुर्बल, चलिए आर्नियस के सिद्धांत की कुछ सीमाओं को देख लेते हैं, जो जाके वहां पे वो फेल हो जाता है। जैसे पता है कि आप हमेशा याद रखिए कि नॉन एक्वस सॉल्यूशन के लिए अम्ल क्षार के सिद्धांत को वह बता नहीं पाता, जिसके कारण यह सिद्धांत जाकर कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। तो उसकी सीमाएं लागू कर दिया है कि जो नॉन एक्वस सॉल्यूशन अजलीय विलयनों में अम्ल क्षार की व्याख्या करने में ये असमर्थ होता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन आयन की प्रकृति, और कहाँ इसकी सीमा, हाइड्रोजन आयन की जो पता है, जो हमकी जलीय विलयन में H धन आयन मिलता है, इसका आकार बहुत छोटा होता है, इसका आकार, इसकी त्रिज्या बहुत छोटी होती है, 10⁻⁻18 के करीब होती है ना, तो इसका आकार बहुत छोटा होता है, साथ ही साथ प्रबल धनावेशित
होने प्रबल ये धनावेशित होने के कारण, वैद्युत धनावेशित होने के कारण इसका स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में यह नहीं रह सकता, तो ये कहीं ना कहीं जाके ये फेल हो जाता है। दूसरी है सीमित क्षेत्र। अब केवल जलीय विलायक में यह तो समझा पाता है, लेकिन यह अमोनिया के विलयन में, ठीक है, अमोनिया के विलयन में, ये अल्कोहल के विलयन में और ये सल्फर डाइऑक्साइड के विलयन में अम्ल क्षार के सिद्धांत को समझाने में कहीं ना कहीं ये फेल हो जाता है। ठीक है। तीसरा है ये कि अम्लीय और क्षारीय अभिलक्षणों की व्याख्या करने में असमर्थ। अम्लीय और क्षारीय अभिलक्षणों की व्याख्या करने में, जैसे जहां पर हमको हाइड्रोजन मुक्त होते हैं, जो हाइड्रोजन H+ मुक्त होते हैं, वहां पे वो अम्ल और क्षार के सिद्धांत को बताने में असमर्थ रहा। जैसे कि आप देख सकते हैं क्या हुआ, SO कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, ठीक है, SO3 जो हाइड्रोजन से मुक्त होते हैं उसको समझाने में असमर्थ हुआ। वहीं पे कहीं OH जो OH से मुक्त होते हैं, वहां पे उस OH मुक्त होते हैं, वो क्षारों को समझाने में असमर्थ हो गया। क्या क्या हो गया, जैसे कि NH3, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इन सबको समझाने में ये क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो ये उसकी सीमाएं हैं। क्लियर हो यहां तक? इस तरीके से हमने देखा आर्नियस का क्या सिद्धांत रहा, ठीक है, उसकी सीमाएं क्या है। इसके बाद हम चलेंगे ब्रॉस्टन लॉरी थ्योरी या कॉन्सेप्ट की ओर। ठीक है, चलिए आर्य सिद्धांत के बाद हम पढ़ेंगे ब्रॉस्टन लॉरी थ्योरी के विषय पे, जो जेन बॉस्टन थे डेनमार्क के और जेन लॉरी इंग्लैंड के थे। उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया, ब्रॉस्टन लॉरी सिद्धांत दिया, जो अम्ल और क्षार की व्याख्या करता है। तो किस उनका सिद्धांत क्या था, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो ब्रॉस्टन लॉरी कहते हैं कि अम्ल क्या है, जो प्रोटॉन देता है, डोनर, जो प्रोटॉन देने वाला डोनर होता है उसे हम लोग एसिड कहते हैं या अम्ल कहते हैं। और क्षार क्या होता है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, ग्राही हो, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टर होता है, उसे हम क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे क्षार कहते हैं, बेस कहते हैं। तो एक बार समझने की बात है, जैसे कि कोई भी, ठीक है, प्रोटॉन देने वाला अम्ल और एक्सेप्ट करने वाला क्षार होता है, बेस होता है। तो एक उदाहरण समझ लीजिए, प्रबल अम्ल जैसे कि HCl है, ठीक है, HCl है, तो ये अपना एक प्रोटॉन त्यागता है इस तरीके से आयन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अम्ल हो गया। और वहीं क्षार की बात देखते हैं, तो जैसे कि अमोनिया है, एक प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद, क्या देते हैं, NH4 देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये क्षार हो गया और ये अम्ल हो गया। कुछ और सिद्धांतों से मैं उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल से हम पढ़ेंगे ब्रॉस्टन और लॉरी एसिड और बेस के विषय पे। जैसे कि यहाँ पे एक समझ लीजिए, एक HCl का जब जलीय विलयन एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, H3O हाइड्रोनियम और ये Cl। तो यहां पे देखते हैं, यहां पे वाटर एक्सेप्ट करता है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस हो जाएगा, ठीक है। ये देता है तो ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, 1, ठीक है, 2, ठीक है। इसी तरीके से ये हमेशा याद रखिए, एक चीज याद रखिए, हमेशा एसिड जो होता है, अम्ल जो होता है, एक प्रोटॉन देने के बाद क्षार में बदल जाता है, जिसको संयुग्मिक क्षार कहते हैं, ठीक है। और प्रत्येक बेस एक ग्रहण करने के बाद एसिड में बदल जाता है, जिसको संयुग्मी या कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। इस बात को हमेशा रखिए। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, अपने पास ये था, बेस था, क्षार था, प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद किसमें बदल गया, अम्ल में बदल गया, अम्ल में या एसिड में बदल गया, ठीक है, एक, और ये क्षार, ठीक है, था, अम्ल था और देने के बाद तो क्षार में बदल गया। तो प्रत्येक अम्ल का एक संयुग्मी क्षार होता है, कॉन्जुगेट होता है, क्षार, और प्रत्येक क्षार का एक संयुग्मी अम्ल होता है,
कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, और एक समझ नहीं आया तो एक बार देख लेते हैं। हमेशा देखिए कोई भी एसिड जब एक प्रोटॉन को त्यागता है तो किस में बदल जाता है, बदल जाता है क्षार में, जिसको हम संयुग्मी क्षार कहते हैं। और प्रत्येक बेस क्या होता है, प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद किस बदल जाता है, एसिड बदल जाता है, उसको संयुग्मी क्या कहते हैं, संयुग्मी अम्ल कहते हैं या कंजुगेट एसिड कहते हैं। तो HCl का संयुग्मी क्षार क्या हो गया, Cl माइनस। उसी तरीके से और एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि आप NH3, ठीक है, NH3 क्या है अपने पास, क्षार है, या पानी ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यह क्या करता है, प्रोटॉन देगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अम्ल हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। अब यहां करने के बाद क्या हो जाएगा, ये अपने पास NH4 क्षार था, प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद क्या हो गया, ये अम्ल हो गया, ठीक है। और यहां पे ये क्या हो जाएगा, OH माइनस। तो यहां पे समझेंगे यह क्षार था, प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद क्या हो गया, ये अम्ल में बदल गया, ठीक है। और ये देने के बाद ये किस में बदल गया, अम्ल था, देने के बाद ये किस में बदल गया, क्षार में बदल गया, ठीक है। तो प्रत्येक क्षार का एक संयुग्मी क्या होगा, अम्ल होगा। प्रत्येक क्षार का एक क्या होगा, संयुग्मी अम्ल होता है, और प्रत्येक अम्ल का एक संयुग्मी क्षार होता है। यहां तक का क्लियर हुआ आपको। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और उदाहरणों से। एक उदाहरण देख लेते हैं कि जैसे कि एसिटिक एसिड। अब दुर्बल विद्युत, जैसे दुर्बल विद्युत, ये प्रबल विद्युत अब घट्टे, अब दुर्बल विद्युत अब घट्टे ले लेते हैं इस तरीके से। इसका जलीय विलयन हम इसको तोड़ते हैं, इसका CH3 CO माइनस, और यहाँ पे ये क्या देता है, H। इसको ठीक हुआ। तो ये क्या हुआ, एसिड हो गया, अम्ल हो गया, ठीक है। ये H धन है, तो ये क्या हो गया अपने पास, बेस हो गया। अब ये करने के बाद जो बेस था किसमें बदल गया, ये का क्षार में बदल गया। ये क्या हो जाएगा, बेस था एक्सेट में, ये किस में बदल गया, अम्ल में बदल गया। एसिड था, देने के बाद किस में बदल, क्षार में बदल गया। तो प्रत्येक अम्ल का एक संयुग्मी क्षार होता है। क्लियर हुआ। प्रत्येक अम्ल का एक संयुग्मी क्षार होता है, प्रत्येक क्षार का एक संयुग्मी क्या होता है, अम्ल होता है। प्रत्येक दुर्बल अम्ल है उसका संयुग्मी क्या होता है अपने पास, संयुग्मी क्षार होता है। तो हमेशा देखिए प्रत्येक अम्ल का एक संयुग्मी क्षार होता है, प्रत्येक क्षार का एक संयुग्मी अम्ल होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो प्रभाव होते हैं, उभय प्रोटिक क्या होते हैं। जैसे कि आपने उदाहरण में देखा कि जो पानी था तो प्रबल HCl के साथ पानी यहाँ पे क्षार की भांति कार्य करता है। यहाँ पे प्रबल अम्ल के साथ क्षार की भांति करता है, और प्रबल क्षार के साथ अम्ल की भांति कार्य करता है। प्रबल अम्ल के साथ क्षार की भांति कार्य करता है, Cl, और प्रत्येक प्रबल क्षार के साथ अम्ल की भांति कार्य करता है, जिसे हम उभय प्रोटिक कहते हैं, एम्फीप्रोटिक कहते हैं, उभय प्रोटिक कहते हैं। ठीक है। अम्ल जो होते हैं, क्षार होते हैं, वो 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग सकते हैं। दो इलेक्ट्रॉन को भी त्याग, H2SO4 है,
अम्ल है, कितने प्रोटॉन को त्याग सकता है? 2 प्रोटॉन को त्याग सकता है। इसको डाइप्रोटिक बोलते हैं, डाइप्रोटिक बोलते हैं, द्विप्रोटिक भी बोलते हैं। और अगर 3 प्रोटॉनों का त्याग करता है तो ट्राइप्रोटिक कहते हैं। ठीक है, त्रिप्रोट कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि अम्ल क्षार का सिद्धांत। ब्रोस्टन लॉरेस के अम्ल क्षार का सिद्धांत पढ़े, उसके बाद एक और सिद्धांत पढ़ते हैं, लुईस के अम्ल क्षार का सिद्धांत पढ़ेंगे। जी.एन. लुईस ने अम्ल क्षार का सिद्धांत दिया, क्या कहता है इसके विषय में पढ़ते हैं। तो देख लीजिए, इसके अनुसार क्या होता है कि अम्ल क्या है, एसिड क्या है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करे, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, वो क्या कहलाएगा? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, करेगा वो क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। इसको अच्छे से समझते हैं, देखते हैं। जैसे बोरान टेट्राफ्लोराइड BF, ठीक है, इससे हम इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये किसको दे देता है? BF3 को दे देता है। तो ये क्या बन जाएगा? BF4 बन जाएगा। ठीक है, BF4 बन जाएगा। तो ये क्या हो गया अपने पास? लुईस, ये क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट किया तो ये लुईस एसिड हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? बेस। उसी तरीके से एक और समझते हैं। अब क्षार क्या, बेस क्या है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे, जैसे कि NH3, इस पे इलेक्ट्रॉन पेयर उपस्थित होता है। ठीक है, यहां पे देखो, ये क्या कर रहा है? इसको लोन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास? NH4, और ये क्या हो जाएगा? लुईस बेस हो जाएगा। यहाँ पे समझ आ गया? ठीक है, और BF3 क्या कर रहा था? ये लुईस एसिड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को ये एक्सेप्ट कर रहा था, और NH3 क्या है? ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। ठीक है, जब दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? बेस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ पे अब देखते हैं लुईस के अम्ल क्षार के सिद्धांत को थोड़े से और करते हैं। जैसे कि एसिड और बेस, एसिड और बेस का एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाते हैं। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं? ये लुईस के अम्ल क्षार सिद्धांत के द्वारा इसकी व्याख्या किस तरीके से करते हैं, इसको देख लो। जैसे कि आपको पता है NH3, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरान ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किस तरीके से बनता है? लोन, ठीक है, शिफ्ट हो जाता है BF। समझ आया? इस तरीके से दूसरा समझ देते हैं। जैसे कि H2O, ठीक है, H2O में भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये सब लुईस बेस है और ये एसिड, ठीक, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, और देख लेते हैं। जैसे पहले भी देख चुके हैं लुईस का NH3, लास्ट
यहाँ पे इस तरीके से क्लियर हुआ। तो यही लुईस के अम्ल क्षार का सिद्धांत है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डिस्कशन कर लेते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हम लोग का अम्ल क्षार सिद्धांत, ये टॉपिक हम लोग का एसिड बेस थ्योरी ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लेते हैं हाइड्रो अम्ल की अम्लता। अगर पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हाइड्रो अम्ल की अम्लता क्या हो, लेफ्ट से राइट में बढ़ता है। ठीक है, ऑक्सीकरण अम्लों की अम्लता, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने से ऑक्सी अम्लों की अम्लता क्या होता है, बढ़ता है। हाइड्रो अम्ल की अम्लता, हाइड्रो अम्ल की अम्लता पीरियोडिक टेबल में हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होता है, इसका बढ़ता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अम्लता का की प्रबलता का क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम में कई बार देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। कई बार एग्जाम में पूछा है कि सबसे अधिक अम्लीय कौन है, आपको दे देगा इस तरीके से। तो सबसे अधिक अम्लीय कौन है, जैसे कि इस तरीके से HNO3 है, HCl है, H2SO4 है, HBr है, इस तरीके से देखें तो अम्लता का क्रम मैंने यहाँ पे दर्शा दिया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रख लीजिए। जैसे कि एसिटिक एसिड है, मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड और ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। तो जितना क्लोरीन इसमें बढ़ते जाएगा उतना ही क्या होगा, एसिडिक नेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव का है। ठीक है, इस तरीके से दिया अम्लों की जैसे क्षारों की प्रबलता क्रम है। ठीक है, आयोडीन है, ब्रोमाइड, आयोडाइड है, ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, फ्लोराइड है। तो आपको हमेशा पूछ सकता है ना। ठीक है, प्राथमिक एमीन है, द्वितीयक एमीन है, अमोनिया है। इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट है मैं सारे का सारा मैं यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डेफिनेटली एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट जो एसिड और बेस के थे बताया। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर इससे आपका कोई भी सुझाव है तो जरूर मुझको दीजिए। और मैं समय समय पे जो बच्चे एसीएफ की तैयारी कर रहे हैं या फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए मैं समय समय पे अपना वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।